नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई करियर एडू। आज हम देखेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें डिटेल आती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। एमओए होता है जो एमओए इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड अलोंग विथ द एओए इज रिगार्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जैसा मैंने पहले बताया था कि एमओए एक चार्टर होता है, कंपनी का चार्टर होता है जो कि कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट स्पेसिफाइज द पर्पस और ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी बी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। एमओए जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो कोई भी को देख सकता है एंड उसमें ये स्पेसिफाई होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पज के लिए उसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। वो सारी चीजें एमओए में लिखी रहती है। एमओए के कुछ कंटेंट दिए हैं। कंटेंट मीन्स उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लोज। कंपनी अगर अब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसका कुछ नेम भी होना चाहिए। उसका नाम क्या होगा वो कंपनी के एमओए के एमओए में लिखा होगा। नेम जो कंपनी का नाम होता है वो पहले कोई कंपनी हो उससे रिजेंबल या उससे आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज अभी कंपनी की कोई कंपनी है, टाटा पावर मान लो, तो टाटा पावर से मिलता जुलता कोई नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड, जो कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है उसका जैसा नाम नहीं होना चाहिए। एक यूनिक नेम होना चाहिए जो पहले जिस नाम से कोई नहीं है। अगर आइडेंटिकल नेम होगा तो फिर कंपनी को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। जैसे टाटा पावर की दो कंपनियां हो गई, फिर कैसे पता लग पाएंगे असली टाटा पावर कौन सी है और जो दूसरी बनी है वो टाटा पावर कौन सी, वो कंपनी कौन सी है। तो नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रीजनेबल नहीं होना चाहिए दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी से। नेम शुड एंड विद प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और लिमिटेड एज द केस में भी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होना चाहिए। अगर ओपीसी है तो ओपीसी लिखा होना चाहिए और अगर लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड लिखा होना चाहिए। एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में ये जो अपन ने सेक्शन 8 देखा था उसमें भी ये लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड को उसको यूज नहीं करना पड़ता सेक्शन 8 कंपनीज को, जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। उनको ये नाम एंड में यूज करना कंपल्सरी नहीं है। एंड द नेम ऑफ द कंपनी should not be undesirable or create confusion in public or should be undesirable on the opinion of the central government। का मीनिंग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लग, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं तो उनमें क्या रहता है कि अलग ही एक, जैसे सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे सेबी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनमें जैसे सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें बोर्ड का नाम है तो वैसा नाम इसमें नहीं होना चाहिए। से और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से अनडिजायरेबल है, मतलब उससे इस ये पता लगता हो कि ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं है। ऐसा उस ऐसा नाम में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिसर ऑफिसेस हैं उनका, पीएम का, पीएम का, ऐसे नाम उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए नाम में ऐसा। एंड एनी अल्टरेशन इन नेम क्लोज। अब एक बार नाम बना लिया तो जरूर नहीं वही नाम, नाम में अल्टरेशन भी हो सकता है नेम क्लोज में। जो अल्टरेशन होता है वो सेक्शन 13 में बोला है। सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें बोला है कि किसी कंपनी का नाम चेंज करना हो, मतलब नेम क्लोज में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है नाम चेंज करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कौन देता है? रीजनल डायरेक्टर। एंड ड्यू फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इश्यूड। अब नाम चेंज होगा तो नाम, नया नाम से कंपनी बनेगी तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो भी चेंज होगा। अगर कंपनी का कन्वर्जन होने में नाम, जैसे कोई पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी किया तो उसका नाम, नाम तो बेस नेम है वो तो वही रहेगा। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है तो एक्स वाई जेड उसको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा उस केस में। या फिर प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड की जगह वो सिर्फ लिमिटेड यूज करेगी। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगी। अब जहां जहां स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन में मीन्स मेजोरिटी शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव कर दिया हो नाम चेंज के लिए तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जहाँ होगा वहाँ पे एक MGT 14 एक फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म, वो भी सबमिट करना पड़ता है। फिर नेम रिजर्वेशन बाय ए फाइलिंग, फाइलिंग ई फॉर्म ऑफ रन रिजर्व यूनिक नेम विथ फीस। जैसे कल अपन ने देखा कि नाम किसी कंपनी को क्रिएट करना, फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए एक नाम रिजर्व करना पड़ता है ROC से। तो उसके लिए एक रन ई फॉर्म आता है RUN, उसका नाम ही RUN रन है, रिजर्व यूनिक नेम विथ फीस। वो जैसे अल्ट्रेशन करना है तो पहले तो नया अपनी कंपनी में नहीं तो नाम रिजर्व किया, उसके बाद अगर अल्ट्रेशन होता है तो भी नाम रिजर्व करना पड़ता है। अगर ABC कंपनी है उसको मुझे XYZ कंपनी करना है तो मुझे XYZ से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो मुझे वो नाम रिजर्व करना पड़ेगा। And reservation of name valid up to 20 days in case of new company and up to 60 days in case of existing company। तो ROC को अपने फॉर्म फाइल किया ये RUN रन रिजर्व यूनिक नेम वाला, वो अगर नई कंपनी में क्रिएट कर रहा हूँ तो वो जो मेरा रिजर्वेशन नाम है वो 20 डेज तक वैलिड रहेगा। 20 डेज के बाद वो, अगर अपन सारी इनकॉर्पोरेट फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं तो उस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अदरवाइज वो फिर वैलिड नहीं रहेगा, उस आपको दोबारा से नया फॉर्म भरना पड़ेगा उसी नाम से। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नाम चेंज कर रही है तो वो 60 डेज तक वैलिड रहता है। फिर अब नेम क्लोज में जो इन्फॉर्मेशन दी है अपन ने, वो अगर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपन ने दे दी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो यहाँ पे लिखा है। इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का सिर्फ हमने नाम रिजर्वेशन के लिए दिया है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, तो रिजर्व्ड नेम शेल बी कैंसल्ड एंड द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम शेल बी लायबल फॉर 1 लाख फाइन। जो भी पर्सन ने नाम रिजर्व किया है अब उसमें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे मेंबर्स का जो सब्सक्राइब जो अप्लाई करने वाला है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, नाम गलत दे दिया उसने, उसने कुछ प्रूफ है वो नहीं दिया, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, या कंपनी से रिलेटेड जो भी नाम है उसमें कुछ उसने गड़बड़ कर दिया और रिजर्व हो गया नाम लेकिन इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, और बाद में पता लगा कि हाँ उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे के ये नाम रिजर्व करवाया है, तो उसको 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। और इफ द कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट हो गई, पहले पता नहीं लगा, रिजर्व किया नाम और इनकॉर्पोरेट भी हो गई कंपनी, बाद में पता लगा, तो अ, उसको एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप अपना नाम चेंज करिए। हो सकता है वो नाम गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगा हो, या उसमें जैसे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कुछ ऐसा मेंशन नहीं हो जो कि होना चाहिए था, और एग्जिस्टिंग कंपनी से कोई रिलेटेड हो। पहले तो होता नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड हो तो पहले ही आपका नाम रिजर्व नहीं होगा, बाई चांस अगर हो गया तो फिर उसको एक डायरेक्शन देगी कंपनी को ROC कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए विद इन 3 मंथ। डायरेक्ट टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी विद इन 3 मंथ एंड कंपनी शुड चेंज इट्स नेम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। If name not changed in such case, take action for striking of the name of company from the registrar and wind up under section 273। अब ROC ने डायरेक्शन दिया कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, 3 महीने में नाम चेंज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अगर नाम चेंज नहीं करते हैं तो ROC ही उस केस में अपने रजिस्टर से वो नाम
हटा देगा, अपना काम, कंपनी का नाम है वो हटा देगा और कंपनी को वाइंड अप कर देगा। फिर पहले ये हो गया अपना नेम क्लोज एमओए में। फिर होता है डोमिसाइल क्लोज या सिचुएशन क्लोज। डोमिसाइल क्लोज मतलब जिस स्टेट में वो कंपनी है, रजिस्टर्ड है, वो उस चीज का एक क्लोज होता है एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। जिस स्टेट में, सपोज कंपनी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र स्टेट में लिखा होगा कि हाँ, दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, सच इन सच डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया सिचुएशन क्लोज या डोमिसाइल क्लोज। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी मैंने सपोज महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करी, या मुझे वो चीज, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज करना है, तो वो दिया है सेक्शन 12 में, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। उसमें क्या होगा, चेंज होगा तो चार टाइप के चेंज होंगे। पहला चेंज होगा या तो विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज। सेम सिटी मतलब मेरा मुंबई में अगर रजिस्टर्ड है तो मैं मुंबई में एक रजिस्टर्ड ऑफिस से दूसरी जगह, तो सपोज एक जगह से दूसरा 5-10 किलोमीटर के एरिया में, या सेम विद इन डेट सिटी, उस सिटी की जो लिमिटेशंस है म्यूनिसिपल लिमिट में, अगर मैं चेंज करवाता हूँ, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो उसमें क्या लगेगा, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा। मतलब जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कंपनी में कि वी आर शिफ्टिंग आवर रजिस्टर्ड ऑफिस दिस प्लेस टू दैट प्लेस, एंड नोटिस टू आरओसी इन फॉर्म आईएनसी 22 विद इन 30 डेज। अब जिस डेट को बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ, उसके बोर्ड रिजोल्यूशन के बाद उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, ऑफिस शिफ्ट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट भी करना पड़ेगा कि हमने, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो वहां पे था और अभी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद चेंज विद इन द सेम स्टेट एंड सेम आरओसी। अब स्टेट एक ही है और आरओसी भी सेम ही है। अब एक सिटी में चेंज किया तो आरओसी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेट चेंज विद इन द सेम स्टेट एंड सेम आरओसी। अब स्टेट एक है, जैसे मैं मुंबई हूँ, मुंबई से दूसरी जगह मतलब नागपुर या कहीं दूसरी जगह मुझे उसको शिफ्ट करना है, स्टेट एक ही है, वो महाराष्ट्र में ही है पूरा। या मुझे मुंबई से नासिक शिफ्ट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन और आरओसी भी एक ही है। आरओसी किसी किसी स्टेट में आरओसी 2 से 1 या 102 भी होते हैं, नॉर्मली एक ही आरओसी होता है हर स्टेट का। उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन जहां जहां लगेगा वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद MGT 14 विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ता है आरओसी में, एंड नोटिस टू द आरओसी इन फॉर्म INC 22 विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। और आरओसी को भी विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एक नोटिस देना पड़ेगा कि हमने इस सेम स्टेट में, इस सिटी से दूसरी स्टेट में हमारा, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज कर लिया। उसके बाद चेंज विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं अभी, एट प्रेजेंट इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, जहाँ पे दो दो आरओसी है, क्योंकि ये बड़े स्टेट है थोड़े। महाराष्ट्र काफी बड़ा, महाराष्ट्र एक मुंबई में आरओसी है और एक पूना में आरओसी है, और तमिलनाडु में एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में, दो जगह आरओसी है। तो बाकी सब स्टेट में एक ही आरओसी है। तो सपोज मेरा महाराष्ट्र में मैं चेंज कर रहा हूँ, मुंबई से पूना मैंने शिफ्ट किया, तो वहां पे आरओसी भी चेंज हो जाएगा। तो उस केस में एक स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड अप्लाई टू रीजनल डायरेक्टर आल्सो। अब इस केस में अगर आरओसी चेंज हो रहा है तो रीजनल डायरेक्टर को भी अप्रूवल लेना पड़ेगी। तो अप्लाई एप्लीकेशन दो आपकी में, वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पूना, काइंडली प्रोवाइड योर अप्रूवल। या उस केस में रजिस्टर्ड जो रीजनल डायरेक्टर है उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, उसको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और रीजनल डायरेक्टर
तो जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो विद इन 30 डेज कंफर्म करेगा कि हाँ यू मे चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस और यू मे नेट नॉट चेंज, इज द केस में भी जो भी होगा उसको विद इन 30 डेज कंफर्म करना पड़ेगा। अब उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ यू मे चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे, तो उस केस में फिर कंपनी क्या करेगी, एक कन्फर्मेशन फाइल करेगी आरओसी को विद इन 60 डेज। मतलब उसने कंफर्म किया उसके विद इन 60 डेज आरओसी को कंफर्म करेगी हाँ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया तो नोटिस देगा आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कि हाँ हमने ये रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट भी कर लिया है और नया रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उस नाम से वो आरओसी के रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रजिस्टर में वो अपडेट हो जाएगा। चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अब केस आता है कि ये अलग से सेक्शन 13 में दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाले तीन थे, ये चेंज विद इन द सेम सिटी और टाउन एंड विद इन द सेम स्टेट इन सेम आरओसी एंड विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी, ये सेक्शन 12 में है। और अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब मेरा महाराष्ट्र से मैं गुजरात में गया, महाराष्ट्र से एमपी में गया, किसी भी स्टेट में गया, तो फिर सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। उस केस में क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करवाना पड़ेगा, प्लस एमजीटी 14 तो फाइल करना ही है। जहां जहां स्पेशल रिजोल्यूशन आएगा वहां पे एमजीटी 14 फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल भी के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी में भी ये पावर डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर मतलब यहाँ पे जो ऊपर हुआ था वही यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर को पावर दिया। अच्छा, कुछ कुछ पावर ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर रखे हैं और कुछ कुछ पावर ने अपने पास रख रखे हैं। तो जब सेम स्टेट पर डिफरेंट आरओसी होगा तो रीजनल डायरेक्टर को अप्रूवल देना पड़ेगी, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पावर डेलीगेट कर रखा है रीजनल डायरेक्टर को, और रीजनल डायरेक्टर कम्युनिकेट करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब दिया उसने तो विद इन 60 डेज ही विल कंफर्म यू मे चेंज और यू मे नॉट नेट चेंज एंड फाइल। उसके बाद कम्युनिकेशन आने के बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे बोथ द आरओसी, आरओसी ऑफ बोथ द स्टेट, फाइल डॉक्यूमेंट विद आरओसी ऑफ बोथ द स्टेट्स, मतलब दोनों स्टेट के जो आरओसी है उनको डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेंगे। अप्रूवल कॉपी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस अल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए। इस केस में ये यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैं ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा एमओए है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो भी मुझे अल्टर करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी दूसरे केसेस थे उसमें एमओए अल्टर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एमओए अल्टर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमिसाइल क्लोज रहता है उसमें स्टेट लिखा रहता है कि हाँ इस स्टेट में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज हो गया तो मुझे जो एमओए का जो डोमिसाइल क्लोज है वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, और वो भी दोनों आरओसी को, दोनों स्टेट के जो आरओसी है उनको भेजना पड़ेगा। क्या क्या भेजना पड़ेगा, अप्रूवल कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रूवल दिए कि हाँ यू कैन चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट, और एमओए का जो अल्टर्ड कॉपी है वो, प्लस notice to ROC should be given of the new location of the office in the form INC 22। और जो नया ऑफिस होगा उसका लोकेशन, उसका एड्रेस आरओसी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। नेम क्लोज हो गया, दूसरा अपना डोमिसाइल क्लोज या सिचुएशन क्लोज हो गया। अब आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए वो इनकॉर्पोरेट हुई है। इट इंडिकेट्स द पर्पज फॉर विच द कंपनी हैज बीन सेटअप, किस काम के लिए उसको सेटअप किया गया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो उसमें लिखा रहता है, पूरा डिटेल्ड ऑब्जेक्ट लिखा रहता है।
and it enables shareholders, creditors, and others dealing with company to know the scope of work company can undertake. ये जो ऑब्जेक्ट क्लोज है, ये शेयर होल्डर, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं जो उसके साथ डील करते हैं, या अदर्स डीलिंग विद कंपनी टू नो द स्कोप ऑफ वर्क, उनको पता रहता है कि कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क क्या है और वो क्या क्या काम कर सकती है। एंड एनी एक्ट बियॉन्ड स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट क्लोज अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड वॉइड। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज के अलावा कोई कंपनी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, मतलब वो काम कर ही नहीं सकती, तो अल्ट्रा वायरस होगा और वो शुरू से ही वॉइड हो जाएगा। वॉइड अब इनिशियो, शुरू से वॉइड है, वो कर ही नहीं सकता। मेरा मेरा कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही करेगा। जिस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लिखा है तो उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो, के अलावा कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकता, जैसे वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, या उस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता, सर्विस नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, ट्रेडिंग भी करेगा, सर्विस भी देगा, तो दैट कैन डू। बट लिखा नहीं है ऑब्जेक्ट क्लोज में, अगर वो करता है कंपनी, तो वो अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी होगा और वो वॉइड होगा। अब ऑब्जेक्ट क्लोज ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट क्लोज भी चेंज हो सकता है। सपोज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग के लिए मैंने इनकॉर्पोरेट करी, वो एक दो प्रोडक्ट के लिए मैंने उसमें नाम स्पेसिफाई कर दिए कि हाँ ये इस चीज का मैं ट्रेडिंग करूंगा। बाद में मेरा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मुझे कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट का भी या ट्रेडिंग करना चाहिए, मुझे इसका मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहिए, तो उस केस में मैं आई कैन चेंज द ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन सबसे पहले। बोर्ड, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो एक रेजोल्यूशन देंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और हम ये ऑब्जेक्ट में एडिशन करना चाहते हैं या कुछ उसमें डिलीशन करना चाहते हैं। वो हो गया, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो भी उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ आप उसमें चेंज कर सकते हो, और स्पेशल रेजोल्यूशन आया तो एमजीटी 14 तो फाइल करना ही पड़ेगा विद इन 30 days। एंड सच रेजोल्यूशन शेल आल्सो बी पब्लिश्ड इन द टू न्यूज़पेपर्स। ऑब्जेक्ट क्लोज अगर चेंज हो रहा है तो आपको दो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स कि जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है कंपनी, उस स्टेट का जो लैंग्वेज है। सपोज महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है मराठी, उसमें उसका एक न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। सपोज वो वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक बंगाली न्यूज़पेपर। सपोज वो एमपी में है तो एमपी की जो लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी में उसको वो पब्लिश करना पड़ेगा, और कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी वो पब्लिश करना पड़ेगा। एंड द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर एज पर सेबी रेगुलेशन। अगर किसी शेयर होल्डर को, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में अप्रूव लेना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। अगर कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं, जैसे 100 में से दो तीन ऐसे हैं कि वो डिसेंटिंग हो जाते हैं कि या हमको ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज नहीं करवाना चाहते, तो उस केस में उन शेयर होल्डर को बोल दिया जाएगा कि आपको नहीं करना तो ठीक है, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द शेयर होल्डिंग ऑफ दिस कंपनी। मतलब आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। भाई द प्रमोटर, प्रमोटर बोल देंगे कि आपको नहीं करना चाहिए तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप एग्जिट हो सकते हो यहाँ से, कंपनी से, और अपने शेयर सरेंडर कर लीजिए। उसके बाद आता है लाइबिलिटी क्लोज और कैपिटल क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है, इट कवर्स डिटेल्स ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। हमने देखा था कि कंपनी लाइबिलिटी की बेसिस पे कंपनी कौन कौन सी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड कंपनी। तो कौन सी कंपनी है वो उस इस लाइबिलिटी क्लोज में लिखी रहेगी। और कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज मीन्स कि उसकी कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो चीजें इस क्लोज में लिखी रहेगी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, उसके बियॉन्ड वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती, वो सबसे मैक्सिमम होती है।
और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए का है कि 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, वो रहता है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो कैपिटल क्लोज में लिखे रहते हैं। और अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज जनरली तो ये चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बार कंपनी फॉर्म हो गई, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही रहेगी, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लाइबिलिटी क्लोज ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अल्टर्ड, हाउएवर सेक्शन 18 permits a company of any class registered under this act to convert itself in some other class of company by altering its MOA and OA। कुछ केसेस हैं जिसमें वो चेंज कर सकती है अपने एमओए और एओए को चेंज करके, कंपनी कैन चेंज द इट्स लाइबिलिटी क्लोज। और अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज चेंज करने के लिए सेक्शन 61 में बोला गया है, बाई पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कैपिटल क्लोज के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। एंड इफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज रिजल्ट्स इनटू अल्टरेशन ऑफ एओए, देन कंपनी नीड्स टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड फाइल एमडीटी 14। अगर कैपिटल क्लोज में चेंज करने के लिए मुझे एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अगर अल्टरेशन करना है, तो मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। और स्पेशल रेजोल्यूशन जहां जहां पास होगा, वो एमजीटी 14 तो फाइल करना ही पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज में क्या क्या होता है, इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है कंपनी के, बियॉन्ड वो शेयर इश्यू नहीं करती। लेकिन कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, तो वो क्या करेगी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को और इंक्रीज करेगी। इस केस में कैपिटल क्लोज चेंज हो सकता है कंपनी, सेक्शन 31। और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, कंसोलिडेशन मतलब कि शेयर्स मेरे, सपोज मेरे 1 लाख शेयर है तो मैंने उनको कंसोलिडेट करके 50,000 कर दिए। इस केस में मेरा कैपिटल है वो इंटेक्ट रहेगा। कैपिटल मेरा 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए के शेयर में 10 लाख कैपिटल है, तो मैं उसको 50,000 शेयर कर दिया, तो 10 रुपए की जगह वो 20 रुपए के हो जाएंगे, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, कन्वर्जन, शेयर को कन्वर्जन कर दिया। कंसोलिडेशन में होता है शेयर कैपिटल, इन शेयर कैपिटल सेम रहती है, और कन्वर्जन में भी सेम रहता है। कन्वर्जन ऑफ शेयर मतलब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर थे, उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया या वैसा वैसा। और एक सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, सब डिवीजन मतलब कि मेरे पास शेयर 1 लाख थे लेकिन मैंने उसको 2 लाख कर दिए, तो मेरे 10 रुपए का था, उसको 5 रुपए का कर दिया। तो टोटल शेयर है, वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। इन कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे, उसने इश्यूड किए 80,000, लेकिन जो 20,000 जो अनइश्यूड शेयर कैपिटल है उनको बाद में लगा कंपनी को कि हाँ अपने को इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे और नहीं चाहिए कंपनी को, तो वो उनको कैंसिल कर सकते हैं। उस केस में भी नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे और ऑथराइज कैपिटल भी कम हो जाएगा। और एक ये क्या होता है सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये एमओए का लास्ट क्लोज है। एज पर सेक्शन 7(1)(a specific specifies that MOA and AOA duly signed by all the subscribers to the MOA to be filed with the ROC। MOA में अपन ने कल देखा था कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको एमओए के सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके, उसको लिखना पड़ता है कि हम कंपनी में ये शेयर लेंगे, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयरों को, शेयर्स कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन क्लोज। वो इसमें एमओए में लिखा रहता है कि हाँ ये पर्सन है तो की कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हैं। ये हो गया फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बारे में देखा कि क्या होता है, उसका कंटेंट क्या क्या होता है, उसमें क्लोज कितने होते हैं, नेम क्लोज क्या होता है, और डोमिसाइल क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है, लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होता है, और इसमें क्या क्या लिखा रहता है, और उसमें कुछ अल्ट्रेशन करना हो तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन कहाँ कहाँ पास करना पड़ता है, ये चीज़ें हमने आज देखी। होप यू एंजॉय द सेशन।
If you enjoy the session, please subscribe our YouTube channel, My Career Edu, for this for these type of formative video in the future also. Thank you very much.